नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 के अध्याय नंबर 2 वायुमंडल और जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर तक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। तो ये किस कारण है? इसकी मोटाई कितनी है? तो कई सौ किलोमीटर तक इसकी मोटाई है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसी के कारण ये वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। पृथ्वी के सभी जीव श्वसन के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से हमारी रक्षा करता है। अतः वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना है। तो वायुमंडल है जिसके कारण ही जो धरातल का तापमान है वो हमारे रहने के योग्य बना है। आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों, जलवाष्प व धूल कणों के मिश्रण से बनता है। वायुमंडल की प्रमुख गैसों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि है। तो वायुमंडल किससे बनता है? तो गैसों, जलवायु व धूल कणों के मिश्रण से। और वायुमंडल की जो प्रमुख गैस है उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैस भी विद्यमान है। तो इनके अलावा जो गैस है वो कौन सी है? हीलियम हो गई, ओजोन है, हाइड्रोजन, नियोन, जिनोन, क्रिप्टॉन और मीथेन गैस। जीवों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो जो जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है उसका उपयोग है वो पौधे अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं, जिससे वायुमंडल में गैसों का संतुलन बना रहता है। तो जिससे गैसों का संतुलन रहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जीव छोड़ते हैं उसे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में अधिक जैविक ईंधनों के उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। तो वर्तमान में क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ क्या है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है उसके साथ साथ ही पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। इसे भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो ये ताप बढ़ रहा है इसे ही क्या कहते हैं? भूमंडलीय तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आगे वायुमंडल के प्रमुख गैसों का अनुपात है, जिसे डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। जिसमें क्या है? ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस डाटा को आप याद करें कि 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.03%। सबसे जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है वह यही है। ऑर्गन है वो 0.93% और अन्य गैसें हैं वो 0.01%। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और 0.01% अन्य गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। लगभग कितना प्रतिशत हो गया? ये लगभग 99% इन दोनों का ही हो जाता है। तो गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है। अधिक ताप के कारण जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तो क्या होता है? गैसें तो होती है, उसके साथ साथ वायुमंडल में जलवाष्प भी पाया जाता है। जो तापमान जैसे ही अधिक होता है
तो जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को जलवाष्प कहा जाता है। यह केवल क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाता, ये क्षोभ मंडल में ही रह जाता है। इसे आर्द्रता भी कहते हैं। तो इसे और क्या कहते हैं? तो इसे आर्द्रता भी कहते हैं। धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई बढ़ती है, आर्द्रता कम होती जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्षा इसी से होती है। तो वर्षा जलवाष्प के कारण ही वर्षा हो पाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कौन से मंडल तक पाया जाता है? तो ये क्षोभ मंडल तक ही पाया जाता है। एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है इसकी, जो 5 परत है वायुमंडल की, उनकी पांचों की अलग अलग एक 5-7 मिनट की वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें। कौन कौन से मंडल है जो पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, वो विस्तार से उसके अंदर बताया गया है। आप उसे ज़रूर देखें। वायुमंडल का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व धूल कण है। तो पहला देखा हमने गैसें हैं, दूसरा जलवाष्प है, और जो तीसरा है वो क्या है? धूल कण है, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। इन धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो जो धूल कण हैं उनके द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है उसके कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि आकाश का रंग नीला है वो क्यों दिखाई देता है? तो धूल कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। तो ये भी किसका उदाहरण है? ये भी प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। संघनन में इनकी भूमिका सबसे अहम होती है। इन धूल कणों की भूमिका है वो संघनन में भी सबसे अधिक होती है, क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। इनके अभाव में संघनन संभव नहीं है। तो बादलों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं धूल कणों के ऊपर जो छोटी छोटी बूंद है वो जमा हो जाती है, और इनके कारण ही बादलों का निर्माण हो जाता है। और अगर ये धूल कणें वायुमंडल में नहीं होती है तो संघनन संभव नहीं हो पाता है। आगे देखें वायुमंडल की संरचना। हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है। यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। आइए वायुमंडल की संरचना को एक चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ हम वायुमंडल की संरचना को एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था अभी कि 5 जो अपने मंडल हैं उनको एक वीडियो के अंदर डिटेल में बताया गया है, आप उनको वहाँ भी देख सकते हैं, और इस चैप्टर में भी हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे जो ऊपरी मंडल है उसे क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। उसके नीचे है फिर आयन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, और जो सबसे नीचे है यानी धरती के सबसे नज़दीक है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। आप इनको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। क्षोभ मंडल है वो लगभग पृथ्वी से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की रेंज है वो लगभग 50 किलोमीटर तक की है। 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। उसके बाद 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, और उसके बाद 400 किलोमीटर तक आयन मंडल, और उससे जो ऊपर है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्षोभ मंडल को। यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, तड़ित चालन, ओलावृष्टि, पाला आदि इसी परत में घटित होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में
घटित होती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है क्षोभ मंडल में। इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है, तो 13 किलोमीटर। ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। जो अपनों ने देखी थी लगभग 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, उसका अधिकांश भाग है वो इसी परत में पाया जाता है, जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया में सहयोगी है। तो श्वसन क्रिया में चाहे वो वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, सभी क्या है, ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसकी जो ऊपर की सीमा है उसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है। क्षोभ जो सीमा है उसमें कोई भी मौसमी घटना घटित नहीं होती है, उसके नीचे नीचे सारी मौसमी घटना है वो घटित होती है। इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। तो जो ऊपरी सीमा है क्षोभ सीमा, उसे क्या कहा जाता है, शांत मंडल कहा जाता है। 2 नंबर पे हम देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो लगभग कितना है इसका, 50 किलोमीटर की ऊंचाई। इसमें मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है, इसलिए वायुमंडल इसी परत में उड़ते हैं। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुयान है वो किस परत में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उसका तापमान एक जैसा सा होता है, इसलिए वायुयान वहाँ उड़ते रहते हैं, उनमें कोई भी रुकावट नहीं आती। जैसे क्षोभ मंडल के अंदर जैसे बादल है, कोहरा है, उसके ऊपर जो मंडल है उसी के अंदर वायुयान उड़ते हैं। हम देखते हैं कि जब वायुयान उड़ता है तो बादल नीचे दिखाई देते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्षोभ मंडल से तो ऊपर ही उड़ता है। तो ये कहाँ पे उड़ता है तो ये मध्य मंडल में उड़ते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल में ही पाई जाती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि ओजोन गैस है जो वो समताप मंडल में पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो पराबैंगनी किरणें होती है सूर्य से निकलती है, उसको अवशोषित कर धरातल तक नहीं आने देती। तो ओजोन गैस का कार्य क्या है कि जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही है उन्हें अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरातल तक नहीं पहुंचने देती है। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। तो जो समताप मंडल की सीमा है उसे समताप सीमा कहा जाता है। उसकी क्षोभ मंडल था तो उसकी सीमा को क्षोभ सीमा कह दिया, समताप मंडल है तो इसकी सीमा को समताप सीमा कह दिया। आगे 3 नंबर पे देखते हैं मध्य मंडल। टोटल 5 हैं, तो 2 ऊपर के 2 नीचे के छोड़ दें तो बीच में जो आता है उसे क्या कहते हैं, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के बारे में देखते हैं। मध्य मंडल लगभग कितना किलोमीटर बताया था, तो 80 किलोमीटर नहीं, मध्य मंडल कितना है, 80 से ऊपर। समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल नामक तीसरी परत स्थित है। पहले आ गया था क्षोभ मंडल जो 13 किलोमीटर तक था, उसके बाद आया समताप मंडल जो 50 किलोमीटर तक था, और 3 नंबर पे आया है मध्य मंडल जो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है वो पॉइंट क्या है कि अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है वो इस परत के अंदर आके जल जाते हैं, और इसकी सीमा है वो उसी नाम से जैसे उन दोनों की थी, इसको क्या कहेंगे, मध्य सीमा। पहले की थी क्षोभ सीमा, दूसरे की थी समताप सीमा, तीसरे की मध्य सीमा। 4 नंबर पे देखते हैं आयन मंडल को। मध्य मंडल में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, बस एक ही बात थी कि उल्का पिंड इस परत में आके जल जाते हैं। आगे आयन मंडल को देखते हैं। आयन मंडल क्या है, जो मध्य मंडल के बाद 80 से लेके 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वायुमंडल की चौथी परत को आयन मंडल कहते हैं। तो ये वायुमंडल की कौन सी परत है, तो चौथी परत है।
संचार की दृष्टि से यह परत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो संचार के जितने भी साधन हैं उनके लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें इसी परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी तक लौट कर आती है। तो आयन मंडल में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है संचार, कि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगें जो इसी परत से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी तक लौटती है। 5 नंबर पे अपने देखते हैं बहिर्मंडल, जो अंतिम मंडल है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैसें अत्यंत विरल होती है, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो बहिर्मंडल में जो 2 गैस पाई जाती है वो कौन कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस। और इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके बाद देखते हैं मौसम तथा जलवायु के बारे में। किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं, तो जो अल्पकालीन पर्यावरणीय दशा होती है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे का या एक आधे दिन का, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होते रहते हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कम समय में बदलाव होते रहते हैं और इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि अभी धूप है और 1 घंटे आधे घंटे बाद में बारिश का भी मौसम हो सकता है 2 घंटे लगातार बारिश हो रही हो और उसके बाद 1-2 घंटे बाद मौसम में चेंज आ गया और धूप निकल गई हो। इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं और ये एक अल्पकालीन पर्यावरणीय दशा है जो थोड़े थोड़े समय के अंदर बदलती रहती है। किसी स्थान विशेष की मौसम दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतना धीमी गति से होता है कि इसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है वह हमें दीर्घकाल के बाद ही दिखाई देता है। जैसे ऋतुएं हैं उन्हें हम जलवायु के नाम से जान सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है और जो मौसम है उसमें बहुत ही अल्प समय लगता है। जलवायु परिवर्तन होने में वैसे लगभग अगर किसी स्थान विशेष की जलवायु परिवर्तित होती है तो उसके अंदर लगभग 30-40 वर्ष भी लग सकते हैं कि वहाँ की पहले जलवायु कुछ अलग थी, अब की जलवायु कुछ अलग है। आगे हम देखते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्व। वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, पवनें आदि है। वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके बिना मानव, जीव जंतु और पेड़ पौधों का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वायुमंडल है उसके जो मुख्य तत्व है वो है तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता और पवनें। ये सभी तत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तापमान क्या है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है। तो यह किसके कारण होता है, तो वायु का जो तापमान होता है उसके कारण होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात व ऋतुओं के अनुसार वायु में तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। दिन में तापमान ज़्यादा रहता है, रात को तापमान कम रहता है और ऋतुओं के अनुसार भी तापमान निरंतर बदलता रहता है। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में और गांवों की अपेक्षा शहर में तापमान अधिक रहता है। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। जो सर्वाधिक तापमान है वो कहाँ पे होता है, तो भूमध्य रेखा पे।
सामान्यतः भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान लगातार कम होता जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है। तो सर्वाधिक है जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पड़ेगी सूर्य की, तो भूमध्य रेखा पे, और ध्रुवों पे जो सूर्य की किरण है वो तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ तापमान कम होता है। इसी कारण ध्रुवों पर बर्फ होती है। सूर्य से दिन में पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका रात में दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण हो जाता है। तो रात में क्या होता है, दीर्घ तरंगों के रूप में उसका विकिरण हो जाता है। इससे पृथ्वी पर ताप संतुलन बना रहता है। तापमान के मापने की इकाई सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट है, जबकि तापमान मापने के यंत्र तापमापी अथवा थर्मामीटर कहते हैं। जो तापमान है उसको मापते हैं तो किससे मापते हैं, तापमापी या थर्मामीटर से। और इसको मापने की जो इकाई है या तो वो है सेंटीग्रेड या है फ़ारेनहाइट। कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है वह भी देख लेते हैं कि धरातल से क्षोभमंडल में ऊपर की ओर जाने पर औसतन प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम धरातल से क्षोभमंडल की तरफ जाते हैं यानी ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या है, 165 मीटर। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वायुदाब के बारे में। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु क्या करती है, हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव नहीं करते हैं, हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है। किसी एक दिशा से न होकर ये चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव डालती है, इसके कारण हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो हमारा शरीर है जो वायु हमारे ऊपर दबाव डालती है, ठीक उसके विपरीत हमारा शरीर बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायुदाब कहते हैं। तो वायुदाब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार है वो उस पे ऊपर लगता है या भार उसके ऊपर पड़ता है, उसे ही वायुदाब कहा जाता है। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। तो धरातल पर कितनी दूरी में कितना भार पड़ता है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 1 चारों साइड से, उसके ऊपर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पे होता है। तो जो सर्वाधिक वायुदाब है वो कहाँ पे होता है, तो समुद्र पे, यानी समुद्र तल है उसके ऊपर होता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे ठीक उसके साथ साथ है वायुदाब है वो कम होता चला जाएगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। तो एक तो हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुदाब तेज़ी से कम होता है, और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी कम होता है और वायुदाब भी कम होता है। और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होती है, तो हमें पता है कि जहाँ वायु गर्म होती है वह ऊपर उठती है, जिससे वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। जहाँ हवा ऊपर उठेगी वहाँ क्या होगा, निम्न वायुदाब बन जाएगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहाँ तापमान कम होगा तो वहाँ वायु ठंडी होगी। ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के पास ही रहती है। तो जो वायु है जो जितनी ठंडी होगी वो उतनी ही नीचे की तरफ बैठेगी, तो वो धरातल के पास में ही रहेगी, जिससे वहाँ उच्च वायुदाब बन जाता है।
तो वहाँ वायुदाब भी उच्च बना रहेगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो जो हवा है वो हमेशा किधर से किधर चलेगी, तो जहाँ उच्च वायुदाब है वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर। जहाँ से ठंडी हवाएं हैं वो गर्म हवा की तरफ ही ज़्यादा आती है। वायु को मापने की इकाई मिलीबार है। तो वायु को किस में मापा जाता है, तो मिलीबार में मापा जाता है। और वायुदाब मापने के यंत्र को वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। आप बैरोमीटर नाम याद रखें, क्योंकि वायुदाब मापी एग्ज़ाम में नहीं आता है, एग्ज़ाम में आता है तो बैरोमीटर। और जो इसकी इकाई है वह है मिलीबार। ये दोनों आप याद रखें। और ये भी ध्यान रखें कि वायु किस दिशा से किस दिशा की चलेगी, तो उच्च वायुदाब से हमेशा निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जहाँ पे ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की तरफ, जहाँ गर्म क्षेत्र होता है उसकी तरफ चलती है। बॉक्स में कुछ जानकारी दे रखी है, उसे भी देख लेते हैं कि जो वायु की दिशा है उसको बताने वाले यंत्र को वायु दिक्सूचक यंत्र तथा गति वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। तो वायु की जो दिशा बताता है उसे क्या कहते हैं, तो दिक्सूचक यंत्र, तथा गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। जिस दिशा से पवन आती है उसे उसी नाम से जाना जाता है। जैसे पूर्व से आने वाले पवनों को पूर्वी, पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पवनें कहते हैं। पर्वत से आने वाली पवन को पर्वत समीर और घाटी से आने वाली पवन को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो वायु दिक्सूचक है जो वायु की दिशा बता रहा है। और ये है एनीमोमीटर जो क्या कार्य करता है, उसकी गति को बताने का कार्य करता है। आगे देखते हैं पवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पवन को प्रतिदिन महसूस करते हैं। आपने सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखा है। यह पवन के कारण होता है। उच्च वायु क्षेत्र से निम्न वायु क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो उच्च वायुदाब से जो निम्न वायुदाब की ओर की गति है उसे ही पवन कहते हैं। इसका प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है जब यह सड़क पर पड़ी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। सोचिए तेज पवन से हमें कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं मुख्य रूप से पवन कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से पवन 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे है स्थानीय पवनें, नंबर 2 पे है सामयिक या मौसमी पवनें, और नंबर 3 पे हम देखेंगे स्थानीय पवनें। स्थायी पवन, स्थानीय पवन और सामयिक या मौसमी पवन। तो 1 नंबर पे हम बात कर लें स्थायी पवन की। ये भी आगे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यापारिक, नंबर 2 पछुआ और नंबर 3 पे ध्रुवीय पवनें। ये वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवन कहते हैं। वायुदाब की पेटियां एवं स्थायी पवनों के रेखा चित्र में इनकी दिशा एवं क्षेत्र को देखा जा सकता है। तो ये क्या है, हमेशा एक ही दिशा के अंदर चलती रहती है, इसी कारण इन्हें स्थायी पवनें कहा जाता है। ये जो डायग्राम है वो दिखाया गया है किस प्रकार से ये पवनें चलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो 90 डिग्री दक्षिण है, एक सिरा ये दिखाया गया है, दूसरा उत्तरी सिरा है उसे दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि जो ध्रुवीय पवनें हैं ये नीचे की तरफ दिखाई गई है, जो 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ आ रही है। पछुआ पवनों का मतलब है कि ये वापस उसी दिशा में जा रही है। और इसी प्रकार जो व्यापारिक पवनें हैं वो उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब से उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब की तरफ चलती है।
ठीक उसी प्रकार से हम दक्षिणी ध्रुव में भी देख सकते हैं कि ध्रुवीय पवनें हैं वो क्या है, उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर चलेगी, और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है वहाँ से जो पवनें हैं वो भी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की तरह, उसे क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। और जो व्यापारिक पवनें हैं वो उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब की तरफ चलती है। इनकी दिशा फिक्स होती है जिसके कारण से इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं। नंबर 2 पे अपने देखेंगे सामयिक या मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुएं मौसम में अपनी दिशा बदलती रहती है। ऋतु और मौसम के अनुसार ये पवनें अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें जो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। तटीय प्रदेशों में रात्रि में चलने वाली स्थल समीर तथा दिन में चलने वाली समुद्री समीर इसकी अच्छे उदाहरण है। तो रात्रि में तो क्या है, समीर जो चलती है वो किधर चलती है, स्थल समीर, और दिन में चलती है वो समुद्र समीर चलती है। ये किसका उदाहरण है, तो ये दोनों मौसमी पवनों का उदाहरण है। हम देख सकते हैं यहाँ पे जल समीर और स्थल समीर। दिन के समय क्या होता है कि जो सतल भाग है वो गर्म होता है और जो समुद्री भाग है वो ठंडा होता है। तो दिन के समय जो पवनें चलती है वो ठंडे समुद्र से स्थल भाग की ओर चलती है, तथा रात को जस्ट इसका विपरीत होता है। रात को ठंडा हो जाता है स्थल स्थान, और समुद्र क्या है, थोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और जो जल है वो देरी से तो गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। इस प्रकार से हम जल समीर और स्थल समीर को समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्थानीय पवनों की। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में लू चलती है। चिनूक या रॉकी पर्वत, फोहन एवं मिस्ट्रल यूरोप आदि विश्व के अन्य स्थानीय पवनें हैं। आपके क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवनों को आपने भी महसूस किया होगा। तो जो गर्मियों में चलती है लू, और जो सर्दियों में चलती है डाम्फर, तो ये क्या है, स्थानीय पवनें हैं। कुछ जो अन्य देशों में चलती है उनमें क्या है, चिनूक जो रॉकी पर्वत, और फोहन एवं मिस्ट्रल ये कहाँ पे है, यूरोप, वहाँ पे चलती है। ये भी स्थानीय पवनों के नाम हैं। एक कुछ जानकारी बॉक्स में दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट या हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्हित छोड़ते हैं। इसके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो जो वायुयान या जेट है, जो जेट हवाई जहाज़ है, उनके अंदर जो पीछे सफ़ेद पथ हमें दिखाई देता है वह इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है, और कुछ समय के लिए यह वहाँ पे उपस्थित रहती है, जिसके कारण हमें ये सफ़ेद पथ दिखाई देता है। आगे हम बात करेंगे आर्द्रता की। यदि किसी कारणवश जल भाप में बदलकर वायुमंडल में मिल जाए तो वायुमंडल में मौजूद इस भाप रूपी जल को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, तो जो जल होता है वो भाप में बनकर और वायुमंडल में मौजूद रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इसे वायुमंडल में नमी या जलवाष्प भी कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होगी वो और ज़्यादा जलवाष्प धारण करती रहेगी। वर्षा ऋतु में वायु में आर्द्रता अधिक होने के कारण ही कपड़े देर से सूखते हैं। तो
अब जो मौसम चल रहा है वर्षा ऋतु का, उसके अंदर क्या है कि आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है वायु के अंदर, और इस वजह से कपड़े देर से ही सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो यह ठंडी होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती है। तो जलवाष्प क्या करती है, इकट्ठी होके जल की बूंदों में बदल जाती है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जैसे जैसे ये बूंदें इकट्ठी होती जाती है उनसे क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। जब जल की ये बूंदें बड़ी हो जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे खींचता है, तब ये वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती है। तो वर्षा किस प्रकार से होती है, जैसे जैसे इन जल की बूंदें इकट्ठी होती जाती है उनसे एक बादल बन जाता है, और बादल को जब गुरुत्वाकर्षण बल इसे पृथ्वी की ओर खींचता है तब ये धरातल पर गिरती है और इसे वर्षा हो जाती है। आगे हम बात करेंगे वर्षा की। वर्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो प्रतिवर्ष समुद्रों के खारे जल को मीठे जल में बदलकर हम तक पहुंचाता है। पृथ्वी पर जल का बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। तो वर्षा क्या क्या है, ये हमने पहले देखा है कि जो पृथ्वी के ऊपर जल है उनका बूंदों के रूप में गिरना वर्षा कहलाता है। अधिकतर भूमिगत जल भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम होने पर जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। अधिक वर्षा होने से मैदानी भागों में पानी भर जाता है, उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है और मैदानी भागों में जब पानी भर जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा। जो ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है कि संवहनीय वर्षा कैसे होती है, पर्वतीय वर्षा कैसे होती है और चक्रवाती वर्षा कैसे होती है। तो संवहनीय वर्षा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सूर्य की किरणों से धरातल गर्म होते और गर्म हवा ऊपर उठती है। जो ये गर्म हवा है ये ऊपर उठती हुई दिखाई गई है। इसमें हवा ठंडी होने पर संघनन के द्वारा बादल बनते हैं। जब हवा ठंडी होती है ऊपर जाके और संघनन के द्वारा जब बादल बना लेते हैं तो पवनों के साथ बादल अपना स्थान बदलते हैं और वर्षा होती है। पवनों के साथ साथ बादल अपना स्थान बदलते रहते हैं और जब इसमें आर्द्रता अधिक हो जाती है तो ये वर्षा कर देते हैं। 2 नंबर पे दिखाया गया है पर्वतीय वर्षा। जब आर्द्र पवन इधर से चलती हुई जब पर्वत के ऊपर टकराती है तो जैसे पवनमुखी ढाल है और दूसरी तरफ दिखाया गया है पवन विमुखी ढाल। तो यहाँ से जब बादल निकलेंगे और इनके अंदर आर्द्रता होगी तो ये ऊपर जाके पर्वत से टकराएंगे तो यहाँ पे नीचे वर्षा कर देंगे। और जो दूसरी तरफ है, जो पर्वत के दूसरी तरफ का जो स्थान रह गया है वहाँ पे वर्षा न होने के कारण यही है कि ये यहीं पे टकरा जाती है ऊपर और जो वर्षा हो जाती है। और दूसरी तरफ जो पर्वत है उसकी दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती है और उस जो वहाँ का जो क्षेत्र है उसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे क्या है, फिर जब वहाँ से वर्षा हो जाती है तो वहाँ पे शुष्क हवाएं चलती है और ये जो क्षेत्र है या जो ये प्रदेश बन गया है उसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ बनता है तो पवन विमुखी ढाल की तरफ समुद्र, ये जो पर्वत होता है उसकी जो पवन विमुखी ढाल होती है उस तरफ ही वृष्टि छाया प्रदेश बनता है और वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। और जो पवन मुखी ढाल है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। और 3 नंबर पे देखते हैं हम चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा में ऐसा होता है कि ऊपर उठती हुई गर्म हवाएं होती है जो ऊपर जाके बादल का निर्माण करती है और जब उसके अंदर आर्द्रता बढ़ जाती है तो वहाँ पे वर्षा हो जाती है।
आगे हम बात करेंगे विश्व में वर्षा का वितरण। विश्व के सभी स्थानों पर वर्षा एक समान नहीं होती है। तो विश्व के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा का वितरण कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है, जैसे पर्वतों की दिशा, समुद्र से दूरी, धरातल का स्वरूप, पवन आदि। इनके कारण से वर्षा का अलग अलग होना एक मुख्य कारक है। विषुवत रेखा क्षेत्र विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है विश्व में वो कहाँ होती है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर वार्षिक वर्षा है उसका जो औसत रहता है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र मुख्य रूप से उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के तटीय क्षेत्र हैं। जहाँ पे मध्य वर्षा होती है वो कौन सा क्षेत्र है? तो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर रहती है। जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों के मध्य भाग पर शीतोष्ण प्रदेशों के पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, जिसकी मात्रा 25 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। जो उष्ण कटिबंध है उनके मध्य भाग तथा जो शीतोष्ण प्रदेश है उसके पूर्वी भाग में कम वर्षा होती है, और वहाँ जो वर्षा होती है उसका औसत कितना रहता है? तो 25 से 100 सेंटीमीटर। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा न के बराबर होती है। ये निम्न वर्षा के क्षेत्र गर्म मरुस्थल क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है, जो हिमपात के रूप में होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र पे भी वर्षा कम होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में भी वर्षा कम होती है। और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उसका औसत है 200 सेंटीमीटर, और वह विषुवत रेखीय क्षेत्र के अंदर होती है। ये विश्व में वर्षा का वितरण दिखाया गया है। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है वह पूरे गहरे रंग से दर्शाया गया है। 100 सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा कम गहरा है, 50 वाला उससे कम, और 25 वाला लगभग सफ़ेद सा क्षेत्र दिखाया गया है। जो ये क्षेत्र है यहाँ पे क्या है? ज़्यादा वर्षा होती है। और कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जो ये क्षेत्र दिखाया गया है यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है। एक ये इम्पोर्टेंट बात रह गई थी, इसे भी देख लेते हैं कि जो विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है वो 117 सेंटीमीटर है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक तापमान व आर्द्रता के कारण प्रतिवर्ष सायंकाल में सराहनीय वर्षा होती है। अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती। ये भारत का वर्षा वितरण इसमें दिखाया गया है, जिसके अंदर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, 100 से 200 वाला, 50 से 100 वाला और 50 से कम वाला। तो 50 से कम में एक तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, वहाँ पे भी 50 से कम होती है। तो लगभग इसमें 3-4 क्षेत्र है, एक ये हो गया, एक ये क्षेत्र हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा होती है। 200 से अधिक वाले बहुत ही कम क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र ज़्यादा है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ज़्यादातर 100 से 200 वाला है या 50 से 100 सेंटीमीटर वाला। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो वो हम देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान भारत के मेघालय राज्य की खासी पहाड़ियों में स्थित
मौसिनराम एवं चेरापूंजी है। तो जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो मेघालय में। पहाड़ी पूछे तो खासी पहाड़ियों में, और जगह पूछे तो मौसिनराम एवं चेरापूंजी है। आगे हम देखते हैं समुद्रों व जंगलों का जलवायु पर क्या प्रभाव रहता है, उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जल क्षेत्र का अपने निकटवर्ती क्षेत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समुद्रों के तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु वर्ष भर सम रहती है, अर्थात न तो शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है और न ही ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है लगभग एक जैसा बना रहता है। ना तो ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। समुद्रों से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। समुद्रों से जो वाष्पीकरण है वो भी जल का ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। जिस प्रकार समुद्रों के जल का वाष्पीकरण होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। एक तो जो क्षेत्र होता है जहाँ पे समुद्र होता है वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, एक जो क्षेत्र जहाँ पे वन अधिक होते हैं वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। साथ ही अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों की जलवायु भी सम बनी रहती है, तो वहाँ भी जलवायु क्या है? सम ही बनी रहती है। इसके विपरीत जहाँ वनस्पति कम होती है वहाँ की जलवायु उष्ण एवं शुष्क होती है। जैसे राजस्थान का मरुस्थल हो गया, वहाँ पे क्या है? वनस्पति कम पाई जाती है, इस कारण से वहाँ की जलवायु उष्ण व शुष्क होती है। आगे हम देखते हैं चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात क्या है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होते हैं। जहाँ निम्न दाब होता है वहाँ पे ये चक्रवात ज़्यादा होते हैं, जिसके चारों तरफ उच्च वायुदाब होता है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? उच्च वायुदाब बना रहता है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। जैसे ये केंद्र स्थान हो गया, उससे जैसे जैसे हम बाहर की दिशा में जाएंगे वहाँ पे क्या है? वायुदाब बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। केंद्र से बाहर की तरफ जाने पर वायुदाब क्या है? बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? ये परिधि हो गई, और यहाँ से इस केंद्र की तरफ हवा चलेगी। सामान्यतः चक्रवात समुद्र पर विकसित होते हैं और तटीय भाग पर वर्षा करते हैं। तो चक्रवात कहाँ पे विकसित होते हैं? तो समुद्र पे। और जो भाग है जहाँ पे ये वर्षा करते हैं वो कौन सा भाग होगा? तटीय भाग। ये दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। एक नंबर आ गया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, नंबर 2 पे आ गया शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इन्हें जान माल का नुकसान कम होता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, जिसके कारण से ना तो जान का और ना ही किसी सामान का आदि का नुकसान होता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत तीव्र गति से चलते हैं, जिससे विश्व के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष भारी नुकसान होता है। तो जो खतरनाक है वो कौन से हैं? उष्ण कटिबंध वाले। शीतोष्ण वाले बिल्कुल शीत है, जिस तरह से ठंडे स्वभाव के हैं, वो बड़े ही आराम से चलते हैं, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ठीक उसके विपरीत जो उष्ण कटिबंधीय हैं, जो गर्म स्थान वाले, समझ सकते हैं। आपको इसको याद रखने के लिए ट्रिक है कि उष्ण का मतलब गर्म, तो ये थोड़े गर्म होते हैं, गर्म मिजाज का व्यक्ति होता है, वो नुकसान भी ज़्यादा पहुंचाता है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, उसे भी देख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हैरिकेन, कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विलीविलीज तथा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, एक तो उनके नाम देख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है उसे हरिकेन कहते हैं। कैरिबियन सागर व मैक्सिको में जो आता है उसे टोर्नेडो कहते हैं। चीन व जापान में टाइफून,
चीन और जापान का जो तूफान है या जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कौन सा है, तो टाइफून है। ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के नाम से जानते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि बंगाल की खाड़ी में उठा एक चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन और टॉर्नेडो का एक ये दृश्य दिखाया गया है। टॉर्नेडो कहाँ का है, तो कैरिबियन सागर व मैक्सिको में। आगे हम बात करते हैं प्रति चक्रवात की। हवाओं के द्वारा निर्मित वृत्ताकार, अंडाकार आदि लहरनुमा आकार जिसके मध्य में उच्च वायुदाब तथा परिधि में न्यून वायुदाब होता है उसे प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में ठीक इसका विपरीत था और प्रति चक्रवात मतलब उसका उल्टा। इसके अंदर क्या होगा कि जो मध्य में तो क्या होगा उच्च वायुदाब और परिधि की तरफ क्या होगा न्यून वायुदाब, उसे क्या कहते हैं प्रति चक्रवात। इनमें से आप एक याद कर लें, अगर दोनों को याद करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा क्या था कौन सा क्या था। आप चक्रवात को याद कर लें कि उसके अंदर क्या था, उसका ठीक विपरीत जो होगा वो प्रति चक्रवात में लिख देना। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चक्राकार वलय में चलती हैं, जिसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। प्रति चक्रवात में हवाओं के केंद्र से चारों ओर अपसारी होने के कारण मौसम साफ रहता है तथा वर्षा नहीं होती है। प्रति चक्रवात मध्य अक्षांशों में पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। तो ये किसके पीछे पीछे चलते हैं या कहाँ चलते हैं, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में और चक्रवातों के पीछे पीछे चलते हैं। मध्य अक्षांशों में जो पछुआ पवनों के प्रभाव होता है उसके कारण। तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक था उसको देखा। इसमें से लगभग कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना इस चैप्टर से बनी रहती है। में काफ़ी अच्छी जानकारी है। साइंस के अंदर भी एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, जैसे वायु दाब मापी हो गया। इस प्रकार से आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से देखें और आगे कुछ शब्दावली दी गई है उसको भी देख लेते हैं। और एक बात और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। भूमंडलीय तापन, तो भूमंडलीय तापन क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ही भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आर्द्रता क्या होती है, तो वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। वायु दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल के सभी परतों में स्थित वायु का दबाव। और प्रकीर्णन क्या होता है, धूल कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है और प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो ये आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।